भारत में उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण पढ़ रहे हैं आप, है ना। इसके पहले वीडियो में मैंने उपनिवेशवाद के 3 चरणों का जिक्र किया, जिसमें से उपनिवेशवाद का पहला चरण अर्थात वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण आप पढ़ चुके हैं। मैंने पहले वीडियो में यह भी बताया कि उपनिवेशवाद का अर्थ होता है किसी देश द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित करके उस विदेशी क्षेत्र का आर्थिक शोषण करना, अर्थात अधिक से अधिक उसका लाभ मूल देश के लिए अर्जित करना। जो साम्राज्यवादी देश है उसके लिए वहां से लाभ अर्जित करना, ऐसे विदेशी क्षेत्र को हम उपनिवेश की संज्ञा देते हैं। तो ये होता है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद में विदेशी क्षेत्र पर जो शासन किया जाता है वो उसके हित के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि उसके आर्थिक शोषण के लिए किया जाता है। फिर मैंने बताया कि भारत में उपनिवेशवाद अर्थात आर्थिक शोषण के 3 चरण थे। उपनिवेशवाद के 3 चरणों का जिक्र किया मैंने। पहला था वाणिज्यिक पूंजीवाद, दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद का चरण और तीसरा वित्तीय पूंजीवाद का चरण। मैंने बताया था कि 1757 में बंगाल पर राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना के बाद से 1757 से लेकर 1813 ईस्वी तक वाणिज्यिक पूंजीवाद का दौर चला था। इसके बाद 1813 से 1857 ईस्वी तक औद्योगिक पूंजीवाद का चरण चला। इसमें क्या हुआ? औद्योगिक पूंजीवाद के चरण की शुरुआत तब हुई, इस वीडियो में बता दूं कि इसमें मैं औद्योगिक पूंजीवाद का चरण भी बताऊंगा और साथ ही इसके बाद इसी वीडियो में वित्तीय पूंजीवाद का चरण भी बताऊंगा, जो कि 1858 से 1947 तक चला था। पहले हम औद्योगिक पूंजीवाद का चरण देखते हैं। इस चरण की शुरुआत तब हुई थी जब 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। यानी 1813 से पहले भारत पर कंपनी का एकाधिकार था। कंपनी के अलावा ब्रिटेन का अन्य कोई व्यापारी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता था, केवल कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। और इसी एकाधिकार की स्थापना के लिए कंपनी ने फ्रांसीसी, पुर्तगालियों और डचों को परास्त करके भारत से बाहर किया या भारत में उन्हें सीमित कर दिया था। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद में एक कानून पारित हुआ, उसके तहत उसको कहा जाता है 1813 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट हर 20 सालों के अंतराल पर जारी होता था। इससे पहले 1792 का चार्टर एक्ट जारी हुआ था, 1793 का। इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जारी करने का उद्देश्य होता था कंपनी पर ब्रिटिश शासन द्वारा अलग अलग कानून के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करना। तो ब्रिटिश संसद द्वारा 1813 में जो चार्टर एक्ट पारित हुआ उसके माध्यम से भारत के व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल 2 बातों पर कंपनी का एकाधिकार रहा, एक चाय के व्यापार पर और दूसरा चीन के साथ व्यापार पर। चीन मतलब हमारा जो पड़ोसी देश है, चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार और चाय के जो पीने वाली वस्तु होती है, चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के हर तरह के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक, पृष्ठभूमि का जिक्र करते हैं कि इस व्यापारिक अधिकार को समाप्त क्यों किया गया। अधिकार मतलब एकाधिकार, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 1813 में क्यों समाप्त कर दिया गया, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी, इसको समझते हैं। 1750 और 60 के दशक में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति मतलब बड़े पैमाने पर अलग अलग कारखानों में बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन। ब्रिटेन में विशाल उत्पादन प्रारंभ हो गया, बड़ी मात्रा में उत्पादन प्रारंभ हो गया, है ना। टेक्नोलॉजी का विकास हुआ था, खनिज संसाधनों की खोज हुई थी, है ना, ईंधन की खोज हुई थी, कोयले की, जैसे जर्मनी में रूर बेसिन। तो इंग्लैंड में या संपूर्ण यूरोप में ये औद्योगिक क्रांति घटित हो रही थी। तो इंग्लैंड में भी औद्योगिक क्रांति हुई। तो समस्या ये आन खड़ी हुई कि इतने बड़े पैमाने पर जो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था उसको खपाया कैसे जाए। इंग्लैंड एक छोटा देश है। छोटा देश का मतलब कम जनसंख्या। कम जनसंख्या मतलब वस्तुओं का उत्पादन कितना, उसकी एक सीमा है, कब तक खपाया जा सकता है। जबकि कारखाने हैं कि चुप नहीं हो रहे थे, लगातार उत्पादन करते चले जा रहे थे। तो 2 समस्याएं खड़ी हुई ब्रिटिश कारखानों के सामने। एक, वस्तुओं को खपाया कहाँ पे जाए, क्योंकि ब्रिटेन का बाजार सीमित है। दूसरे, उत्पादन बढ़ता जा रहा था तो कच्चे माल की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही थी। जब भी फैक्ट्री लगाई जाती है तो फैक्ट्री को 2 चीजें चाहिए होती है, कच्चा माल बनाने के लिए, वस्तुएं बनाने के लिए, और बाजार वस्तुओं को खपाने के लिए। ब्रिटेन में बाजार भी सीमित था और कच्चा माल भी सीमित था।
दो समस्या उठ खड़ी हुई कि बाजार कहाँ से लाया जाए खपाने के लिए, और कारखानों को लगातार चलाते रहने के लिए कच्चा माल कहाँ से लाया जाए। ब्रिटेन का बाजार भी सीमित है, ब्रिटेन एक छोटा क्षेत्रफल वाला देश है, खेती के विस्तार की वहाँ पे सीमाएं हैं। जब खेती का विस्तार एक सीमा तक ही किया जा सकता है तो कच्चा माल बहुत ज़्यादा वहाँ पैदा नहीं किया जा सकता है ना। जो खनिज आधारित कच्चा माल है वो तो कहीं से मिल भी जाएंगे, लेकिन जो कृषि आधारित कच्चा माल है वो कहाँ से लाया जाए, है ना। जैसे कपास, अगर सूती कपड़ा बनाना है तो उसके लिए कपास चाहिए, हवा से नहीं बनाया जा सकता है सूती कपड़ा। तो ब्रिटिश कारखानों में निर्मित वस्तुओं को खपाने के लिए बाजार कहाँ से लाया जाए, और दूसरा कारखानों के लिए कच्चा माल का इंतजाम कहाँ से किया जाए। ठीक है, यही कारण था कि 1813 में के चार्टर एक्ट द्वारा सबसे पहले भारत के व्यापार कर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया और भारतीय बाजारों को या भारतीय अर्थव्यवस्था को सभी व्यापारियों के लिए, ब्रिटेन के सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। अब इसके बाद भारत को ब्रिटिश कारखानों में निर्मित वस्तुओं के बाजार के रूप में प्रयोग किया गया। यहीं से शुरुआत हुई। 1813 के बाद बाजार के रूप में विकसित किया गया धीरे धीरे, है ना। सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, मतलब भारत अब उनके लिए एक बाजार बन गया। साथ ही भारत को ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत के रूप में विकसित किया गया। कैसे? भारत में ऐसी फसलें लगाई जाएंगी और उनसे जो उत्पादन होगा वो ब्रिटिश कारखानों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इन दोनों बातों को आप समझ गए। भारत को कैसे विकसित किया गया? बाजार के रूप में और कच्चे माल के स्रोत के रूप में। स्वाभाविक सी बात है कि भारत को अगर बाजार के रूप में प्रयोग किया जाएगा, इसका मतलब है कि ब्रिटिश वस्तुओं को भारत में खपाने का प्लान है। तो इसके लिए दो उपाय करने होंगे। एक, भारत के जो स्थानीय बाजार है, भारत के जो स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, उनका विनाश करो। हस्तशिल्प उद्योग और कपड़ा उद्योग का विनाश कैसे होगा? उन्हें ठप कर दो। कैसे ठप करेंगे? उनकी प्रतिस्पर्धा में सस्ती वस्तुएं बाजार में उतारो। यही कहते हैं बाजारवाद। बाजार में उपभोक्ता की प्रभुसत्ता रहती है, जैसा कि इकोनॉमिक्स में बताया था। वहां पर राष्ट्रीयता विलुप्त हो जाती है। जो वस्तु सस्ती मिलेगी वही उपभोक्ता खरीदेगा। बाजार में राष्ट्रीयता नहीं होती है, लाभ का संबंध रहता है। उपभोक्ता वही वस्तु खरीदेगा जो सस्ती बिकेगी। तो परिणाम 1813 के बाद भारतीय बाजारों को ब्रिटिश कारखानों में निर्मित सस्ते कपड़ों से पाट दिया गया। कारखानों में बनी वस्तुएं कुशल होती हैं और सस्ती होती हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी बन जाती हैं, उनमें उतना मेहनत नहीं लगता। तो भारतीय बाजारों को 1813 के बाद ब्रिटिश कारखानों में निर्मित सस्ती वस्तुओं से पाट दिया गया। भारत के हाथ से जो बने हुए कपड़े होते थे, भारत के हाथ से निर्मित कपड़े प्रतियोगिता में ठहर नहीं सके उनके सामने। इससे भारतीय कपड़ा उद्योग और हस्तशिल्प उद्योगों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ, क्योंकि यहाँ के अगर उद्योग जिंदा रहेंगे तो ब्रिटिश वस्तुओं की खपत की यहाँ पे सीमा रहेगी। यहाँ के उद्योगों का विनाश हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, लोगों की मांग तो घटने वाली है नहीं, और लोगों की मांग कौन पूरा करेगा? ब्रिटिश कारखाने पूरा करेंगे। ठीक है, तो भारतीय कपड़ा उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग को बड़े पैमाने पर धक्का पहुंचा। बेरोजगारी भारत में बढ़ी। वास्तव में यही बेरोजगारी एक तरह से 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि बनती है। ठीक है, देसी हस्तशिल्प उद्योग, कपड़ा उद्योग का विनाश, है ना, बेरोजगारी का बढ़ना, ये सब बातें 1857 की क्रांति के लिए एक तरह से असंतोष बढ़ा रही थी समाज में। 1813 के बाद कारखानों के उत्पादन को खाद्यान्नों के उत्पादन को हतोत्साहित किया गया भारत में, क्योंकि अगर खेतों में खाद्यान्न का उत्पादन होगा तो कच्चा माल पैदा कैसे होगा। तो इसलिए खाद्यान्नों के उत्पादन को हतोत्साहित किया गया और खेतों में नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। बड़े बड़े बागानों का विकास किया जाने लगा भारत में। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में बड़े बड़े बागानों का विकास हुआ और चाय की खेती प्रारंभ हुई। तो 1813 के बाद भारत में बड़े बड़े बागानों का विकास किया गया और नकदी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया। भारतीय किसानों को नकदी फसलों के उत्पादन करने के लिए मजबूर किया गया। इसके लिए आप भारतीय अर्थव्यवस्था के दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी प्रथाएं विकसित की गई थी। ददनी प्रथा, तिनकठिया प्रथा, जिसके अंतर्गत किसानों से पहले ही हस्ताक्षर करवा लिया जाता था कि तुम अपने खेत के इतने भाग पर इस नकदी फसल को उपजाओगे, साथ ही बहुत कम मूल्य देकर। पर्याप्त मूल्य नहीं दिया जाता था, कम मूल्य में ही उनको मजबूर किया जाता था कि अपने खेत में इतनी फसल उपजाओ। तो खाद्यान्न को हतोत्साहित कर वाणिज्यिक
फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, उदाहरण के लिए कपास, नील, चाय, रबड़। ठीक है। इससे खाद्यान्न का उत्पादन गिरा भारत में, खाद्यान्न का उत्पादन गिरा, खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ता गया, साथ ही अकालों की संख्या बढ़ती गई। अकाल मतलब जब खाद्यान्न पैदा नहीं होगा तो लोग खाएंगे, भूखमरी बढ़ी, खाएंगे क्या, तो अकालों की संख्या बढ़ती गई भारत में। नेक्स्ट, कच्चा माल का उत्पादन हो रहा है तो निश्चित रूप से भारत से निर्यात क्या होगा, कच्चा माल। भारत से कच्चे माल के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और हस्तशिल्प उद्योगों का, कपड़ा उद्योग का नुकसान हुआ था तो क्या आयात होगा, सूती कपड़ों के आयात में वृद्धि हुई। कच्चे माल का निर्यात बढ़ा और सूती कपड़ों के आयात में तेजी आई। ठीक। समस्या ये हुई कि कच्चे माल का निर्यात बढ़ता गया और इंग्लैंड के बने बनाए वस्तुओं का आयात भी बढ़ता गया। तो भारतीय खेतों से बंदरगाहों तक वस्तुएं कैसे पहुंचाए जाए। जो कच्चा माल होता था, वस्तुएं कह रहा हूँ, कच्चा माल भारतीय खेतों में जो कच्चा माल पैदा होता था वो बंदरगाहों तक जाता था, फिर बंदरगाहों से उसे बड़े बड़े जहाजों में लादकर इंग्लैंड भेजा जाता था। इसी तरह ब्रिटेन में निर्मित वस्तुएं सबसे पहले बंदरगाहों पर उतरती थी, फिर वहां से उन्हें आंतरिक बाजारों में भेजा जाता था। तो समस्या ये हुई कि भारतीय खेतों से कच्चे माल को बंदरगाहों तक कैसे पहुंचाया जाए, तेजी से कैसे पहुंचाया जाए, है ना, इसको द्रुतगामी कैसे बनाया जाए ताकि यहाँ से निर्यात और वहां से बने बनाए माल के आयात को तीव्र किया जाए, तभी तो उत्पादन बढ़ेगा ना। अगर यहाँ से कच्चा माल ही धीमे जाएगा और वहां से बना बनाया माल धीमे आएगा भारतीय बाजारों तक तो उत्पादन के बढ़ने की एक सीमा होगी। इसके लिए इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ी तेज करना पड़ेगा। तो भारतीय खेतों से कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए और बंदरगाहों से बने बनाए वस्तुओं को भारतीय बाजारों में पहुंचाने के लिए तीव्र परिवहन साधन की आवश्यकता महसूस हुई, है ना। तो भारतीय खेतों से कच्चे माल के निर्यात और ब्रिटिश वस्तुओं के देश के आंतरिक बाजारों में, भारतीय खेतों से और आंतरिक बाजारों में पहुंचाने के लिए 1853 के बाद भारत में रेलवे का विकास किया गया। भारत में रेलवे का विकास लॉर्ड डलहौजी के काल में किया गया, सारा कुछ आप जानते ही हैं। 16 अप्रैल 1853 पहली रेलवे लाइन मुंबई से ठाणे। उसके बाद विकास में और तेजी आती है रेलवे के विकास में, वो तो पहली रेलवे लाइन थी। भारत में रेलवे के विकास के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था भारत से कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना, भारत के खेतों से कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना। दूसरा उद्देश्य बंदरगाह से इंग्लैंड के बने बनाए माल को, निर्मित माल को बंदरगाह से आंतरिक बाजारों तक पहुंचाना। और तीसरा उद्देश्य था किसी भी विद्रोह की स्थिति में सैनिकों के तीव्र आवागमन को सुनिश्चित करना। देश के किसी भी भाग में सैनिकों को तेजी से भेजा जा सके ताकि किसी भी विद्रोह की स्थिति में उसे दबाया जा सके। यानी तीसरा उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा था, इसे संक्षेप में कहें तो ये हो गया भारत में औद्योगिक पूंजीवाद का चरण 1813 से 1857। इसके बाद अब हम देखेंगे भारत में वित्तीय पूंजीवाद का चरण। संक्षेप में है, 4 लाइन के बारे में जानना, ज्यादा नहीं है। वित्तीय पूंजीवाद का चरण कब, 1857 से 1947 तक, यानी देश की आजादी तक चला ये वित्तीय पूंजीवाद। ये बड़ा दिलचस्प है। हुआ ये कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता गया, ठीक, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता गया और औद्योगिक पूंजीवाद के चरण में क्या किया गया, वहां के उत्पादन को भारतीय बाजारों में खपाया गया, है ना। एक तरफ उत्पादन बढ़ता गया और औद्योगिक पूंजीवाद के चरण में वहां की वस्तुओं को भारतीय बाजारों में खपाया गया, यानी भारतीय बाजारों का शोषण किया गया। तो ब्रिटेन में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने और साथ ही भारतीय बाजारों के शोषण से ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर पूंजी इकट्ठा हुई, है ना, विशाल पूंजी इकट्ठा हो गई ब्रिटेन में। लेकिन हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। ब्रिटेन में विशाल पूंजी तो इकट्ठा हो गई, कैसे, भारतीय बाजारों के शोषण से और कारखानों में उत्पादन बढ़ते रहने से लगातार, यानी उत्पादन भी बढ़ता गया और भारत में उनकी बिक्री भी बढ़ती गई। तो ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर पूंजी संचय हो गया। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है।
ब्रिटेन के कारखानों में अगर उत्पादन बढ़ रहा था तो काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, मजदूर वर्ग में चेतना बढ़ती गई कि इन उद्योगपतियों को कितना लाभ हो रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो परिणाम स्वरूप चेतना आई मजदूरों में, तो मजदूर वर्ग धीरे धीरे संगठित होने लगा अपने लाभ के लिए। वो जान गए कि अगर हम संगठित होंगे तभी हम अपने लाभ यानी पगार और बोनस को बढ़ा सकते हैं। तो मजदूर वर्ग संगठित हो गया, किस लिए? सौदेबाजी करने के लिए। सौदेबाजी कैसा? कि हमारा पगार और बोनस इतना बढ़ना चाहिए, यानी सारे मजदूरों की आवाज एक साथ गूंजनी चाहिए, है ना। तो उद्योगपतियों से सौदेबाजी करने के लिए मजदूर वर्ग संगठित होने लगा। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता गया, पूंजी का संचय होता गया, उद्योगपति अमीर होते गए, मजदूर वर्ग का संगठन भी बढ़ता गया और उनकी सौदेबाजी की शक्ति में भी धीरे धीरे वृद्धि होती चली गई। सौदेबाजी की शक्ति इसे कहते हैं कि अगर इतना बढ़ाओ नहीं तो हम हड़ताल करेंगे, तालाबंदी करेंगे, है ना। तो इसको कहते हैं सौदेबाजी की शक्ति। धीरे धीरे वहां का जो पूंजीपति वर्ग था आशंकित होने लगा कि इन मजदूरों के संगठित होने से इनकी सौदेबाजी की शक्ति लगातार बढ़ती चली जाएगी। और इंग्लैंड में और ज्यादा औद्योगिकरण का अर्थ था मजदूरों को संगठित होने का मौका देना। इंग्लैंड में अब और ज्यादा औद्योगिकरण का अर्थ था मजदूर वर्ग को संगठित होने का मौका देना, यानी उद्योगपतियों को जितना ज्यादा लाभ उतना वो ज्यादा संगठित होंगे। तो वहां के उद्योगपतियों ने सोचा, जो बोल रहा हूं लिख लीजिएगा सारा कुछ। वहां के उद्योगपतियों ने सोचा कि अब ब्रिटिश पूंजी का ब्रिटेन में निवेश करना लाभदायक नहीं रह गया है। अब ब्रिटिश पूंजी को भारत में निवेश करने की योजना बनाई गई। ठीक है, ब्रिटिश पूंजी को भारत में निवेश करने की योजना बनाई गई। सवाल यह था कि इस पूंजी का निवेश का तरीका क्या हो भारत में। तो यहाँ भारत सरकार को भी प्रशासनिक और व्यापारिक आवश्यकताओं के चलते रेलवे का विकास करने की जरूरत थी, है ना। हालांकि रेलवे का विकास 1853 में औद्योगिक पूंजीवाद के चरण में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन भारत सरकार इसके लाभों से परिचित थी कि रेलवे का विकास बहुत तेजी से किया जाना चाहिए भारत में। भारत सरकार को रेलवे का विकास किस उद्देश्य से करना था? प्रशासनिक और व्यापारिक आवश्यकताओं से। तो भारत एक विशाल देश है, इतने विशाल देश में रेलवे के विकास करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी चाहिए। तो भारत सरकार को भी रेलवे के विकास के लिए पूंजी की जरूरत थी, और वहां मजदूर वर्ग से भयभीत होकर वहां के पूंजीपति भारत में भी पूंजी का निवेश करना चाहते थे। यानी यहाँ पूंजी की डिमांड है भारत में रेलवे के विकास के लिए, और वहां पूंजी की सप्लाई करने वाले लोग हैं ब्रिटेन में। तो ब्रिटिश पूंजीपतियों ने पूंजी का निवेश जो है कि सार्वजनिक ऋण के माध्यम से किया। ठीक है, ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत सरकार को सार्वजनिक ऋण दिया, इसको हम सार्वजनिक ऋण कहते हैं। भारत सरकार ने जो ऋण प्राप्त किया वो जो पूंजी प्राप्त किया वो सार्वजनिक ऋण के माध्यम से किया, सार्वजनिक ऋण के रूप में किया। इस सार्वजनिक ऋण पर ऋण तो चुकाना ही है वापस वहां के पूंजीपतियों को, लेकिन ऋण किस लिए दिया जाता है? वहां के पूंजीपति ऋण इसलिए दे रहे थे कि यहाँ की सरकार उससे जो भी प्रोडक्शन करे या रेलवे का विकास करे, जो लाभ होगा उस पर ब्याज और लाभांश वहां के उद्योगपतियों को देगी। यानी इस सार्वजनिक ऋण पर भारत सरकार को इस सार्वजनिक ऋण पर न केवल ब्याज देना था बल्कि लाभांश भी देना था, यानी कि रेलवे के विकास से जो लाभ प्राप्त हो रहा था उसमें हिस्सा भी देना था। ठीक है, यानी ब्रिटिश पूंजीपतियों से प्राप्त ऋण पर भारत सरकार को ब्याज और लाभांश देना था। 1939 के वर्ष तक आते आते, एक आंकड़ा है लिख लीजिएगा, 1939 के वर्ष तक आते आते भारत सरकार पर जो सार्वजनिक ऋण की मात्रा थी वो 88 करोड़ पाउंड तक पहुंच गई थी। यानी बड़े पैमाने पर ऋण दिया गया भारत सरकार को। क्या मिल रहा था उनको? ब्याज और लाभांश मिल रहा था, इसलिए बड़े पैमाने पर ऋण दिया गया। और इसके चलते 1939 तक भारत सरकार पर ऋण कितना बढ़ गया? 1939 तक 88 करोड़ पाउंड बढ़ चुका था। ठीक है, रेलवे का तो ब्रिटिश पूंजी का जो निवेश किया गया सबसे ज्यादा रेलवे के विकास में किया गया, सबसे ज्यादा निवेश रेलवे के विकास में। ठीक, खास बात यह है कि ब्रिटिश पूंजी का जो निवेश भारत में सूती कपड़ा और लोहा इस्पात उद्योग में नहीं किया गया। ठीक है, यानी ब्रिटेन में जो सूती कपड़ा उद्योग था वहां पे तो निवेश किया गया था सूती कपड़ा उद्योग में पूंजी का, लेकिन उसी पूंजी का
भारत में सूती कपड़ा उद्योग में निवेश नहीं किया गया और न ही लोहा इस्पात उद्योग में किया गया। दरअसल ब्रिटिश पूंजीपति अपने ही देश की पूंजी को अपने ही देश के उद्योगों के प्रतिस्पर्धा में खड़ा नहीं करना चाहते थे। अगर वो अपनी पूंजी को भारत में, मान लेते हैं वो अपनी ही पूंजी को भारत में सूती उद्योग में निवेश करते, ठीक है, तो इंग्लैंड से जो सूती कपड़ा का आयात हो रहा था, इंग्लैंड से जो सूती कपड़ा का आयात हो रहा था उसमें गिरावट आती कि नहीं। अगर भारत में सूती बनने लगता सूती कपड़ा तो इंग्लैंड से सूती कपड़े का आयात हो रहा था उसमें गिरावट आती और इसके परिणामस्वरूप इंग्लैंड के कारखानों में उत्पादन में गिरावट आती। तो जो ब्रिटिश पूंजीपति थे वो अपने ही देश की पूंजी को अपने ही देश के उद्योगों के प्रतिस्पर्धा में खड़ा नहीं करना चाहते थे, है ना। यही कारण था कि भारत में ब्रिटिश पूंजी का निवेश सूती मिलों और लोहा इस्पात उद्योग में नहीं किया गया। सबसे ज्यादा निवेश रेलवे के विकास में किया गया और रेलवे के बाद ब्रिटिश पूंजी का सबसे ज्यादा निवेश, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लीजिएगा, वहां पे लिख लीजिएगा आप। रेलवे के बाद ब्रिटिश पूंजी का सबसे ज्यादा निवेश चाय, कॉफी, रबड़ और नील उत्पादन में किया गया। चाय, कॉफी, रबड़ और नील का एक पौधा होता है ना, उससे प्राकृतिक नील पैदा किया जाता है। उस प्राकृतिक नील से कारखानों में नीले कलर का रंग बनाया जाता था, कपड़ों को नीला रंग देने के लिए, है ना, कपड़ों को और चटक बनाने के लिए। जो सफेद कलर के कपड़े होते हैं उसमें नील बनाया जाता था और भी दूसरे उपयोग में लाए जाते रहेंगे नील को। तो ब्रिटिश पूंजी का सबसे ज्यादा निवेश रेलवे में, इसके बाद चाय, कॉफी और रबड़ और नील। यही कारण था कि भारत में बड़े पैमाने पर वित्तीय पूंजीवाद के दौर में भारत में बड़े पैमाने पर रबड़, चाय, कॉफी और नील के बागानों का, बड़े बड़े बागानों का विकास किया गया था। इन बड़े बड़े बागानों के विकास के लिए पूंजी कहां से आई थी? ब्रिटेन से आई थी। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश पूंजी का निवेश निम्नलिखित में से किसमें किया गया था, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से किसमें नहीं किया गया था। उम्मीद है कि अब इस तरह का प्रश्न आएगा जैसा कि अभी बताया, तो आप कर लेंगे। इसके साथ ही उपनिवेशवाद के तीनों चरणों से सवाल इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। जो तीनों चरणों में मैंने जो तथ्य और समझ की बातें आपको दी, वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, इससे बाहर पूछे जाने की संभावना नहीं है। तो ये खत्म हो गया उपनिवेशवाद के चरण, 3 चरण। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। फिर 1857 की क्रांति पढ़ने के बाद भारत में समाचार पत्रों का विकास, भारत में शिक्षा का विकास इत्यादि पर चर्चा करेंगे और उसके बाद भारत में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण प्रारंभ होगा राजा राम मोहन राय के काल से। ठीक है, नमस्कार।